क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये क्लास जो है पेपर फर्स्ट पर आधारित है। आप सभी को पता होगा पेपर फर्स्ट सभी सब्जेक्ट का कॉमन होता है। जो 10 यूनिट लगी है सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर हिंदी साहित्य का हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, जो है पेपर फर्स्ट सभी को वही टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, पैराग्राफ और रीजनिंग, मैथ के ही टॉपिक तैयार करने होते हैं। तो हम पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक ला रहे हैं उनमें आज की ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लगभग आपको 6 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा वर्ष 1904। कब? वर्ष 1904 की बात की गई है। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन के लिए प्रेरणा स्रोत कर्जन था। ठीक है, 1904 में कर्जन था। कर्जन उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित किन विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तनों की शुरुआत करना था, यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है बॉम्बे, सी ऑप्शन है मद्रास, डी ऑप्शन है पंजाब, ई ऑप्शन है इलाहाबाद। तो उस समय कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 ही विश्वविद्यालय थे जो फेमस थे। तो ABC सही जवाब होगा या फिर ABC, DE सभी। तो आप जो है लगा सकते हैं उस आइडिया से कि हाँ ABC हो, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट करिएगा 1904 में जो मतलब एक्टिव थे कोलकाता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास, पंजाब, इलाहाबाद। ठीक है, तो ये और इनको कौन इसमें प्रेरणा स्रोत कौन था? कर्जन। कर्जन का नाम बहुत स्टार्टिंग से आप पढ़ते हैं कि शिक्षा से संबंधित है ना। वर्ष 1904 में, ये आपको ध्यान रखना है। जो परिवर्तन किए किसने किए? कर्जन ने किए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। अब पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। ये भी आपका हायर एजुकेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हायर एजुकेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्वयं प्रभा का। पहले जो क्लास हमने देखी थी उसमें स्वयं के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। किसकी? शिक्षा मंत्रालय की। यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। DTH चैनल स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इनसेट 30 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। 30। तो देखते हैं सही जवाब क्या होगा। दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे 34 चैनल, 34 DTH चैनल। ठीक है, 34 DTH चैनल। और जो स्वयं है उसमें लगभग 40 चैनल हो गए हैं। तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। और इनसेट 30 नहीं है, इनसेट 30 नहीं है, यहाँ पे इनसेट GSET 15। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो चैनल है 34 है और GSET है, ना कि इनसेट है। यहाँ पे इनसेट दिया गया, इनसेट नहीं है। GSET 15 उपग्रह का उपयोग किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुलभ बनाना है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी एक चुनौती है। ठीक है, तो इसके लिए चुनौती जो है इंटरनेट बन रहा है कि अभी सभी जगह नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं बट काम कर रहा है। स्वयं प्रभा के जो डायरेक्ट टू होम, DTH का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टू होम चैनलों का एक समूह है जिसमें 34 चैनल काम कर रहे हैं। चलिए, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक देखिएगा आप। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है, यदि एक शोधकर्ता
यदि एक शोधकर्ता मतलब जो रिसर्चर है जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त होता है, तो इस शोध का प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कोटा प्रतिदर्श चयन, कोटा में अलग अलग समूह बना लिए जाते हैं, उनसे चुना जाता है। सुविधाजनक, प्रयोजन मूलक नहीं होगा। रैंडम यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा? जहां सभी को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जो समूह है सभी को, रैंडम आएगा। जहां समान अवसर की बात की जाए तो रैंडम सैंपलिंग होगा। ठीक है, जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त होता है, तो ये रैंडम हो जाएगा, सुविधाजनक भी नहीं होगा। अब इसमें आपको एक यादृच्छिक है, ठीक है, और एक अयादृच्छिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसको देख लेना है। ओके, इस चीज को मैं टॉपिक इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप इस चीज को छोड़ रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिए कोटा प्रतिदर्श चयन क्या है, सुविधाजनक प्रतिदर्श चयन जो है जो प्रयोजन मूलक प्रतिदर्श चयन है, यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन है, ये क्या है, इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा डिटेल से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो हमारा है वो भी आपका असर्शन रीजन पर है। ठीक है, इसमें आपको बताना है मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध विशिष्टता अधिक संरचित होता है, जबकि गुणात्मक शोध में शोध उपागम निरापवाद रूप से असंरचित होते हैं। ठीक है, चलिए फिर कहता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित होते हैं, तो दोनों सही है। क्या है मात्रात्मक शोध, क्या है गुणात्मक शोध? दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मात्रात्मक शोध प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पर निर्भर करता है, जो संख्यात्मक डेटा और कठिन तथ्यों का उत्पादन करता है। वहीं जो आपका गुणात्मक है उसमें आपके गुणों को देखा जाता है, और जो मात्रात्मक है उसमें आपकी मार्कशीट वगैरह देखी जाती हैं, है ना। उससे आपका मात्रात्मक जो है जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का शोध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कम्युनिकेशन से है। क्या कह रहा है कि पियरे बोर्दियो के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नलिखित प्राप्त होता है। सांस्कृतिक पूंजी से तो पॉलिटिकल नहीं होगा, मिलिट्री भी नहीं होगा, ट्रेड भी नहीं होगा। सांस्कृतिक पूंजी तो आपको सोशल मिलेगा, कल्चरल मिलेगा, तो ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक लाभ मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक है, आप इसका सही से जवाब दे सकते हैं। जैसे पियरे बोर्दियो जो है इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर पूंजी को 4 भागों में विभाजित किया: आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। एक और प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर जो है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मस्ट ऑफ्टन कंसीडर्ड अस, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रक्रिया इस रूप में समझा किया जाता है: युग्मकीय, स्वयं में बहुल से बहुल की ओर, एक से विशाल से समूह की ओर। तो ये तो मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। बहुल से बहुल की ओर, मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन, ये पब्लिक में आ जाएगा। विद इन वन सेल्फ, ये आपका अगर यहाँ पे इंटर ना होकर इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल अंतः व्यक्तिक, तो आपका विद इन वन सेल्फ हो जाता। तो आपका सही जवाब डायडिक, युग्मकीय, डायडिक। ठीक है, कम्युनिकेशन अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रक्रिया इस रूप में समझा जाता है। यदि वन सेल्फ है, जो आप स्वयं से डिस्कशन करते हैं, वो अंतः व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल में चला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए एक और प्रश्न है। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी आप कहाँ पे अटक रहे हैं, इनमें से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं पेपर फर्स्ट। ठीक है,
प्रश्न है संप्रेषण के यांत्रिक मॉडल की विशेषताएं। यांत्रिक मॉडल की विशेषताएं। बहुविध मार्गी प्रवाह, एक मार्गी प्रवाह, एक से अनेक की ओर, अज्ञातता की ओर, सक्रिय दर्शक, श्रोता। अब 4 ऑप्शन है जिसमें से सही जवाब आपका क्या होगा? VCD, वन वे फ्लो फ्रॉम वन टू मैनी। डी, अज्ञातता। ठीक है, अब इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के आप अपना जो है तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ पेपर फर्स्ट में भी हम कुछ कर सकते हैं। और पेपर फर्स्ट में जब तक आप 25 क्वेश्चन प्लस नहीं कर लेंगे, ना ही नेट हो सकता है ना ही JRF हो सकता है। ना आप ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट 50 प्रश्नों में आपका स्कोर 25 प्लस रहना चाहिए। 50 प्रश्नों में 25 प्लस प्रश्न आप सही करेंगे तभी जाके आपका नेट या JRF होगा। वो भी 25 इधर हैं और 65 इधर हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट में है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, इतना यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ही रखिए, माइनस नहीं होना चाहिए। JRF लेना है 30 प्लस प्लस इधर आना चाहिए, तभी JRF मिलेगा जनरल कैटेगरी के। इससे नीचे के जो है 1-2 क्वेश्चन कम हो सकता है, 4 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आएंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं निरंतर आपको ऐसे टॉपिक प्रोवाइड कराती रहूँगी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए जो है क्लास लाइव सेशन होता है रात्रि में, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल एडू क्लासेस का आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। देखिए, आप लोग फीडबैक देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। ओके, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें, इंतज़ार रहेगा। ऑल द बेस्ट।